इस सभी विषयों का उल्लेख किया रहेगा। लेकिन समरी यही है कि परीक्षा जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा, जिसमें भाग 1 में होगा भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसकी संख्या 30 नंबर का 30 सवाल होगा। सामान्य अध्ययन भाग 2 होगा, वो 40 नंबर का होगा। और विषय, जिस विषय के वो शिक्षक बनेंगे उस विषय से सवाल 80 नंबर का होगा भाग 3 में। तो इसमें सिर्फ यही देखना है कि भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय भाग 3 एक ही प्रश्न पत्र, एक ही बुकलेट में रहेंगे। लेकिन पहला जो भाषा होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा रेस्ट सब्जेक्ट पर। बहुत इसमें क्लियर कर देना है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था प्रथम चरण में, उसमें भाषा की परीक्षा अलग से हुई थी, हालांकि वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही था, लेकिन उसका पेपर अलग था। इस बार एक ही बुकलेट में सम्मिलित कर दिया गया। टोटल टाइमिंग पहले 2 घंटा था, इस बार 2.5 घंटा कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 कल से शुरू होगा। निबंधन और फॉर्म शुल्क जमा करने की तिथि 5/11 से 14/11, विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 होगी। 3 दिन और बढ़ा दिए हम लोग नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023, मतलब ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन फॉर्म भरने का जो एक्चुअल होगा वो 10/11 से सिस्टम ऑन हो जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें ये नोट करना बहुत जरूरी कि इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम और सीमित समय में एग्जामिनेशन लेकर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, रिजल्ट भी निकालना है टाइमली। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि 25/11 जो टाइम होगा वो उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे। जो ही करना है 25/11 के अंदर ही करना है, यही इसका मुख्य बिंदु है। और सर अनुरोध होगा कि डिटेल्स इसमें मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट कर देना चाहूँगा। पहली बात कि TRE 1 में जो भी हम लोगों ने अनुभव किया और उसमें जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार, कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो ये हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से। तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों को 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के, और भाग 1 होगा। भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का, जैसे पिछले बार था। और इस परिवर्तन से एक और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की तो खैर परीक्षा होगी, लेकिन जो टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं, तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम था। तो इस बार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और टाई ब्रेकर इस तरह से रहेगा कि चूँकि भाषा वाला तो 30 नंबर वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का मेधा में नहीं जुट रहा है, इसलिए टोटल फुल मार्क्स तो 120 नंबर ही होंगे, जो भाग 2 और भाग 3 को जोड़ करके होगा। उसके बाद जब इसमें जब टाई हो जाएगा तो फिर हम मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग 3 का जो होगा उसका जिसका ज़्यादा होगा उससे हम वो टाई ब्रेकर बनाएंगे। और अगर वो भी अगर बराबर हो गया तो फिर दूसरा टाई ब्रेकर फिर बनेगा, जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज़्यादा नंबर आएगा वो सेकंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा। और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ और तब फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज़्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा। और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। ये पहले उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा, लेकिन और 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका।
उसके अलावा जो जीएस का और जो फिर मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे, 120 वो पूर्ववत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसी वही पैटर्न रहेगा, वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है, तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो टीआरई 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करें कि टीआरई 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे, उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे, और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड 2 में जाएगा, मतलब टीआरई 2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि चूंकि एसटीईटी की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी, तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियाँ ज़्यादा थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था। तो वो रिक्ति जब खाली है तो वो रिक्ति टीआरई 2 में आ जाने की संभावना है, और उसमें जब जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि ये घट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले बार की तरह हम लोग इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी अपनी अज्ञानता के कारण से, या चूँकि वो टेक सेवी नहीं थे, या साइबर कैफ़े की गलती के कारण से अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं। उसके कारण से कई प्रक्रिया हमारी बाधित हुई है, उनको भी काफ़ी कठिनाई हुई है, और एक बहुत बड़ा मसला रह जाता था हमेशा कि उनके डॉक्यूमेंट ही कभी सही नहीं हो पा रहे थे। तो कैसे उसकी जांच की जा सकेगी? अगर बार बार अगर परिवर्तन करने की मांग करेंगे, बार बार बोलेंगे कि कभी साइबर कैफ़े से गलती हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये सब को इन सब परेशानियों को देखते हुए ही हम लोगों ने इस बार आवेदन जो के 2 चरण में ले रहे हैं। पहले हम निबंधन करवा रहे हैं, और निबंधन हम तुरंत करवा रहे हैं, और इसलिए उसका जो डेट दिया गया है 5 से 14 तारीख तक के लिए। और ये आप अपना निबंधन कर दें, अपना जो भुगतान करना है वो कर दें, और आपको फिर अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब जो डिटेल में जो देने की जो बातें हैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय है, और वो समय आपको 25 नवंबर तक के लिए है। वो समय 25 नवंबर तक के लिए, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेना है आप ले करके आ जाएं, और 25 नवंबर तक में आपको जमा करने का आपको अवसर रहेगा। लेकिन ये अवधि विस्तार नहीं होगा, और दूसरा कि इसके अलावे कोई नया अवसर नहीं दिया जाएगा, मतलब कि परीक्षा हो जाने के बाद या कभी कोई आकर के बोलेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, सॉरी। इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि अभ्यर्थी ज़्यादा सीरियस होंगे, अनुभव भी उन्होंने हासिल कर लिया पहले राउंड के से, हम लोगों ने भी उससे कुछ सबक लिया। तो इसलिए इस बार जो लास्ट डेट है 25 नवंबर आवेदन जमा करने का, मतलब कि उसके साथ अपने सारे दस्तावेज वगैरह सब जो प्रमाण पत्र उनको देने हैं, वो बेशक उस 25 नवंबर के बीच में वो जितनी बार चाहें अपना करते रहें, उसको बदल सकते हैं, लेकिन उनको वो दस्तावेज उसके बाद परिवर्तन करने का, सुधार करने का, कोई भी प्रविष्टि सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये अंतिम समय रहेगा, और इसको अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा, अपनी तारीख उसी हिसाब से करेंगे वो। मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि अगर किसी को अगर लगता है कि कोई त्रुटि हो गई है, तो वो
समय रहते अगर उस पता चल जाता है और उसने अगर सब कुछ कर दिया, जमा कर दिया है, उसको लगता है कि त्रुटि रह गई है और उसके पास समय है, तो वो नया फॉर्म भर ले। लेकिन पुराने गलत फॉर्म पर वो अगर परीक्षा दे देगा और बाद में बोलेगा कि हमारे पास नहीं आ सका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी असफल या अनुपस्थित भी अगर रह गए तो वो हम लोग उसको कदाचार मानेंगे। क्योंकि हम लोग कई बार अवसर देते रहते ही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर एक बार नहीं आ सका दूसरी बार आइए, तीसरे बार आइए। लेकिन अगर कोई अगर जानबूझ करके अगर किसी पर्टिकुलर मंशा से अगर उसने परीक्षा दिया है, उसको नौकरी पाने की मंशा नहीं है, किसी को मदद पहुंचाने की मंशा से उसने सिर्फ परीक्षा दिया है, तो स्वाभाविक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग छांटेंगे, ऐसे लोग कदाचार की श्रेणी में माने जाएंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि वो अगर गलती हो गई है उनसे और उनको समय नहीं है सुधार करने का, तो वो परीक्षा में भाग न लें। परीक्षा में भाग लें तो अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ भाग लेंगे कि उनके सभी दस्तावेज सही हैं, क्योंकि अगर गलत पाए जाने पर कदाचार के दोषी मानते हुए उनको आगे की परीक्षाओं के लिए निवार कर दिया जाएगा। एक और ये है कि इस बार हम लोगों ने कैंडिडेट को, चूँकि हम मानते हैं कि इसके जो अभ्यर्थी हैं उतने अनुभवी नहीं थे, अमूमन हमारे जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज और दूसरी परीक्षाओं के अभ्यर्थी ज़्यादा इस मामले में अनुभवी हैं, इसलिए OMR में वो अपने रोल नंबर, सीरीज़ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखने में गलती नहीं करते हैं, प्राय नहीं करते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोगों ने गलती किया, और उस गलती को पहचानने और उसको चिन्हित करने कि भाई ये OMR किस कैंडिडेट का है, उसका रोल नंबर ही गलत है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी। और इस समस्या के हिसाब से हम लोगों ने उसमें कोशिश किया कि उसको चिन्हित कर सकें। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे, मैनुअल कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल प्रयास करने में हो सकता है कि गलती भी हो जाए, कुछ छूट भी जाए, और अनावश्यक उसके कारण से सभी लोगों का विलम्ब भी होता है, काफ़ी कठिनाई हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज पर भी काफ़ी दबाव पड़ जाता है। अगर हमको सीरीज़ की गलती अगर हो गई तो हम उसको मतलब चार तरह से अगर हम उसका रिज़ल्ट चेक करेंगे, चारों सीरीज़ में रिज़ल्ट चेक करेंगे, उसके बाद वो सुविधा देंगे, तो उसमें हमारे काफ़ी रिसोर्सेज लग जाते हैं, काफ़ी विलम्ब होता है, काफ़ी कठिनाई होती है। कई मामलों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों ने गलत कर दिया, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था उसको चेक करने का। तो कई लोग का हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि हमने इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से एग्ज़ाम दिया और हमको ज़्यादा नंबर आ रहा है अपने आंसर की को देख करके, और उनको हो सकता है कि उसमें काफ़ी कम नंबर आया, चूँकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत कर बैठे हों। मैंने भी कुछ लोगों का देखा, आप लोग के चैनल के माध्यम से देखा कि कुछ लोग अपना दिखा रहे हैं कि मुझे हाई स्कूल में तो हमें अच्छा 50-60 नंबर आ गए और हायर सेकेंडरी वाले में मात्र 19 ही नंबर आ गए। तो अब अगर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के और इस तरह की कोई गलती कर देता है तो स्वाभाविक है कि उसको नंबर तो बहुत ख़राब आ जाएगा फिर, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई सुधार हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ गोला बैठाना था, कोई और चीज़ नहीं, लिखना नहीं था। अगर गोला ही गलत बैठा दिया उसने तो गलत हो गया, उसके बाद और तो कुछ लिखना नहीं था उसमें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, या भाषा में भी इस तरह से लोगों ने गलती किया, भाषा जो गोला बैठाया वो कुछ और है और कुछ दे रहा है कुछ और है। तो इस तरह के गलतियों को हम लोगों ने कहा कि इस बार हमें काफ़ी कठिनाई आई उसको छांटने में, उसको देखने में, चेक करने में। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी ज़्यादा सतर्क रहेंगे, और मैं पहले से आप लोगों के माध्यम से आगाह करना चाहूँगा कि इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे चेकिंग करने का। अगर वो सिस्टम अगर उसको नहीं चेक कर रहा है तो नहीं कर रहा है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक उपाय ये भी सोचा ताकि अभ्यर्थी भी वहाँ पर गलती न करें। हम लोग आवेदन लेते समय ही ये सूचना ले रहे हैं, अगर किसी ने कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आवेदन में दिया है तो स्वाभाविक है कि वो उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तैयारी करके जाएगा वहाँ पर। अगर कोई भाषा चुना है तो उसी को चुनेगा वो, वहाँ पर हम फिर उसको भरने का अवसर ही नहीं देंगे।
अगर उसने आवेदन पत्र में अगर उसने जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या भाषा चुन लिया वही उसका हो गया। वहाँ पर OMR में एग्जामिनेशन हॉल में उसके प्रेशर में वो कई बार गलती कर बैठता है, उसकी नौबत ही नहीं आएगी अगर हम उसको वहाँ पर भरने के लिए देंगे ही नहीं। लेकिन उसको याद रहना चाहिए कि उसने कौन से भाषा या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए उसने अप्लाई किया है। तो ये सूचना हम लोग उसके एडमिट कार्ड में प्रिंट कर देंगे, ताकि वो अगर भूल भी गया हो कि उसने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिया है, या एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के उसको उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से इतर कोई दूसरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सरल क्वेश्चन लगे और वो लालायित हो जाए कि हम वो सरल वाला कर दें, तो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और फिर वो उसी में करना ही होगा उसको, क्योंकि हम फिर उसके अलावे हम उसका OMR को जांचेंगे, दूसरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं जांचेंगे। तो ये कुछ परिवर्तन है। अब कुछ बातें और भी हैं जिसको कि TRE 1 में हम लोगों ने पाया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दरमियान में, चूँकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग डायरेक्टली अपने स्तर से नहीं कर सकता था क्योंकि इतनी बड़ी संख्या थी, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज तरीके से होना मजबूरी था। और डिसेंट्रलाइज तरीके से जब हम करते हैं तो नेचुरली उसमें नियंत्रण और अनुश्रवण की कमी रहती है, तो नेचुरली उसमें एक्यूरेसी भी कम रहेगा, और वो थोड़ा ज़्यादा ही इनएक्यूरेट हो जाता है अगर प्रशासनिक विभाग के लोग उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो उसके कारण से जो हम लोगों ने सुधार किया, अपनी प्रक्रिया में परिवर्तन किया, वाटरमार्क को इंट्रोड्यूस किया और उसमें कई तरह का डिस्क्लेमर भी लगाए, तो हम लोगों ने ये तय करके किया कि हम जो भी परीक्षा फल जो निकालेंगे वो सशर्त निकालेंगे। सशर्त का मतलब ही यह हो गया कि अगर उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई गलत पाए जाएंगे तो छंट जाएंगे। इसका मतलब है कि उस परीक्षा फल में स्वाभाविक रूप से हम लोग भी जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं, और आप सब लोग भी जान रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी अवश्य होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल होंगे। अब इसको परीक्षा फल में घपला कहना, झोल कहना, वो अगर ऐसा कोई अगर इसको समझता है या बोलता है या मानता है तो मुझे लगता है कि यहाँ उनको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे उनका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा। ऐसा जो हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये सशर्त है, तो इसमें घपला को इसको कहना कि ऐसे घपलेबाज अभ्यर्थी शामिल हो गए, ये घपला कहना तो बेबुनियाद है, निराधार है, गलत मंशा है। हम लोग यही प्रक्रिया TRE 2 में भी हम लोग करेंगे ही करेंगे। मतलब कि TRE 2 में हम लोग फिर से सशर्त ही रिजल्ट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर ही हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों को छांटेंगे जो घपलेबाज हैं। अब अगर आगे भी अगर कोई ऐसे परीक्षा फल जो सशर्त है इसको घपला ही बोले अगर, तो मैं फिर और उसके लिए फिर मैं तो सिर्फ क्षमा ही मांग सकता हूँ, उससे और अधिक तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो हम लोग का यही कार्रवाई रहेगा, ऐसे ही कार्रवाई रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने बायोमेट्रिक का और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल अब हम लोग परीक्षा के साथ साथ परीक्षा के बाद भी हम लोग उसका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे जो गलत आरोप लगाने वाले लोग जो हैं, जो अपनी नासमझी से गलत आरोप लगा रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करके पहचान लिया कि उनका कौन सा रोल नंबर है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, उनका क्या फ़ोटो दिया गया वगैरह वगैरह। और इस पर हम लोग काफ़ी गंभीरता से उन पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि हमारे नोटिस में बहुत पहले से भी निकला हुआ है कि कोई जो इस तरह का बेबुनियाद अगर कोई कराते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं,
वो बेशक वो अगर उनके पास में सटीक सबूत है तो दें, और हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से उनका आमंत्रित भी कर रहे हैं। और अभी तक तो हमारे पास बड़ी संख्या में तो आया नहीं है, और ज़्यादातर लोगों की जो 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 आया भी है उसमें हम लोग पा रहे हैं कि उनकी ही गलती है। अब उन्होंने रोल नंबर गलत लिखा और उसके कारण से उनका अगर सिस्टम ने गलत अगर टेकअप कर लिया मार्क्स, जो रोल नंबर नहीं लिखते हैं सही होता है, सिस्टम कभी कभी क्या करता है कि वो निकटवर्ती जो रोल नंबर होगा उसका मार्क्स उठा लेगा, और अगर निकटवर्ती रोल नंबर वाले का अगर मार्क्स अगर बहुत कम है तो उसको भी कम ही दिखेगा। तो इस तरह की गलती नहीं करें लोग। और शिकायत अगर जायज़ है, सटीक है, उनके पास सबूत है, तो हम लोग निश्चित तौर पर सुधार कर लेंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि हम लोगों ने इस बार जो रिज़ल्ट बनाया उसमें कई आरक्षित श्रेणी में NA लिखा हुआ था, नॉट अवेलेबल। जो लोग आरक्षण किस तरह से काम करता है वो अगर जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग किसी भी कैंडिडेट को उसके मेधा के आधार पर उसको पहले जनरल कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में अगर वो अपने मेरिट से आ जाता है तो उसको हम जनरल मानते हैं। अगर मान लें कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट कोई रिजर्व कैटेगरी आरक्षित श्रेणी के कोई अभ्यर्थी अगर अपने मेधा से ही जनरल कैटेगरी में आ गए और उसके बाद आरक्षित श्रेणी का कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं, तो हम उसका रिजल्ट आरक्षित श्रेणी में नहीं देंगे, क्योंकि अपने मेधा से वो जनरल कैटेगरी में आ चुका है, तो हम उसको जनरल कैटेगरी में देंगे और आरक्षित श्रेणी में नॉट अवेलेबल देंगे। मतलब कि चूंकि आरक्षित श्रेणी में अगर कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं, सबके सब मेधा जनरल में आ गए, तो हम ऐसी स्थिति में हम NA ही तो लिखेंगे। तो उसमें यह कहना कि हम NA लिखें, हम तो अवेलेबल हैं, फिर भी हमारा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका तो कोटा पहले ही फुल हो गया। क्योंकि ये खास करके ऐसा देखा गया कि शेड्यूल कास्ट में अगर मान लें तो शेड्यूल कास्ट में महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, सभी कैटेगरी में है। तो अगर शेड्यूल कास्ट की महिला अगर पुरुषों के बराबर अगर उनका अगर मेधा है तो वो शेड्यूल कास्ट में माना जाएगा, वो शेड्यूल कास्ट महिला में नहीं उनको बुक करेंगे। और अगर शेड्यूल कास्ट में अगर उनको बुक करके अगर महिला का कोटा पूरा हो गया तो शेड्यूल कास्ट महिला में नॉट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं लेने के लिए। वहाँ पर जितनी महिलाओं को लेना था वो सबके सब शेड्यूल कास्ट में आ ही गई। अगर हमको 50% लेना है तो 50 अगर शेड्यूल कास्ट में आ गई तो फिर अलग से महिला को लेने का नहीं बनता है, और इसीलिए उसमें NA लिखाएगा। तो ऐसे लोग नहीं समझ करके उसको शिकायत करने लगे तो उन पर उनकी नासमझी के लिए तो उन पर कार्रवाई तो होगी ही होगी। हाँ, जैसे अभी जैसे सचिव साहब आप बताएं कि एक और उदाहरण देंगे। उदाहरण है कि सबसे पहला जो हम रिजल्ट निकाले थे हिंदी का +2 वाले में, तो उसमें 3100 कुछ सीट था, 525 हमको मिला। तो अगर 3100 दीजिएगा तो उस हिसाब से हमारा जो मेधा सूची जनरल का बनता तो उसी में सारे लोग आ गए, तो सारा लोग जनरल में आ गया, तो सभी कैटेगरी में NA लिखा हुआ था। आप लोग इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। 500 कभी कैंडिडेट जितने रिक्ति थे उससे काफ़ी कम कैंडिडेट अप्लाई किया, और जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए सबके सब जनरल में ही बुक हो गए, तो आरक्षण में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। ऐसे कई सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे, स्वाभाविक है कि आरक्षित श्रेणी में NA दिखाएगा फिर। तो ये स्थिति है, और हम लोगों ने अपनी ओर से बता दिया। अगर आप लोगों को हाँ बता एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। इसमें पिछले बार अपीयरिंग का प्रावधान किया गया था, इसमें किसी तरह का अपीयरिंग नहीं होगा, और जो हमारा कट ऑफ होगा अर्हता के लिए वो निबंधन की अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि जो होगा वो कट ऑफ का ये रहेगा। मतलब उस डेट तक सारा सर्टिफिकेट 25/11 तक रहना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर निगेटिव के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या बोला गया? नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू होगा। ये आवेदन के अंतिम तिथि अर्हता योग्यता दोनों ना सर? हाँ सर एक बार डेट कोई एग्जामिनेशन का डेट हाँ बता रहा, ठीक है फिर से बता, आप बता दें। चलो मैं बोल देता हूँ। निबंधन का जो है एवं भुगतान वो 5 तारीख से मतलब कल से 14 तारीख तक होगा।
विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 होगा। और हम लोगों ने पहले बता दिया है कि निबंधन अलग क्यों रख रहे हैं और आवेदन के लिए हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसी समय, निबंधन के समय ही अगर डॉक्यूमेंट भी जमा करने में, तो बोल रहे थे लोग कि साइबर कैफे में काफ़ी भीड़ हो जाती है, मेरा वाला किसी दूसरे में डाल दिया, दूसरा वाला इसमें डाल दिया, तो इसीलिए हम लोगों ने निबंधन पहले करवा रहे हैं, पेमेंट करवा रहे हैं, और उसके बाद उनको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी लाना है अपना ले आइए 25 तक। उसके बाद 10 तारीख से 25 तारीख के बीच में वो अपना डॉक्यूमेंट सब जमा कर सकते हैं आवेदन के साथ। और चूंकि डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए हम लोग बाद का समय दे रहे हैं 10 से 25 तक, इसलिए वो डॉक्यूमेंट 25 तक ला सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसलिए कट ऑफ तिथि 25 तक हुआ और इसके बाद कोई डेट नहीं बढ़ेगा, 25 का डेट फाइनल है। डेट भी नहीं बढ़ेगा और कोई एडिट करने का पिछले बार जो दिए थे मौका, कहीं भी एडिट करने का मौका नहीं, बाद में इसके बाद कोई एडिट करने का एक्स्ट्रा मौका नहीं मिलने वाला है। इस दरमियान से 5 से 14 के दरमियान रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं। देखिए 5 से 14 के बीच में जो हमारा जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है 3 या 4 बार का है, उतना भर तो कर सकते हैं वो, लेकिन उस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जितना हमारा प्रोटोकॉल है उसके अतिरिक्त नहीं होगा। और इस डेट के बाद, जो इस बार हम लोगों ने डेट के बाद भी लोग जो शिकायत करते रहे कि भाई मेरा साइबर कैफे से ये हो गया, गलत कर दिया, वो कर दिया, हद तो यह भी हो गई कि एडमिट कार्ड में अगर हस्बैंड और वाइफ अगर दे रहे हैं तो हस्बैंड का फोटो वाइफ वाले एडमिट कार्ड पर और वाइस वर्सा। इतनी लापरवाही, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है। काफ़ी सहूलियत दे दिया गया TRE-1 में, मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुभव काफ़ी। एग्जामिनेशन का डेट है अभी के हिसाब से 7, 8, 9, 10 दिसंबर। अच्छा, ये आवेदन में भी तो संशोधन कर सकते हैं अवधि के दरमियान। उस अवधि के दरमियान जो हमारा जो प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग 3 या 4 बार देते हैं, एक बार सबमिट कर दिए तो फिर किसी तरह का एडिट नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है या गलती हो गई है तो पुनः रजिस्ट्रेशन करें। अच्छा, तो पुनः रजिस्ट्रेशन करके और नया आवेदन फॉर्म भरें। आवेदन तो दोबारा नहीं कर सकते। नहीं, देखिए फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। निबंधन तो तभी आपका पूर्ण होगा जब आप पेमेंट भी करेंगे। स्वाभाविक है कि एक बार जब आप पेमेंट कर दिए, उसके पहले जो आपको सुधार करना था आप कर लीजिए, लेकिन जब एक बार आप सबमिट कर दिए तो फिर आपको सबमिटेड फॉर्म को या सबमिटेड निबंधन वाला या उसको चेंज करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि गलती हो गई और निबंधन का समय जैसे बचा हुआ है तो आप फिर से भरिए, फिर से फी देना होगा, फिर से भरिए। एग्जाम की तारीख जो है ये संभावित है। जैसे सर इसमें सिपाही वाले में हुआ क्या केस आया वहाँ पे कि ये त्रुटि हुई और वो दोबारा रजिस्ट्रेशन किए, 45,000 का लिस्ट जारी कर दिए कि ये 2 बार रजिस्ट्रेशन किए। तो अगर 2 बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको चिन्हित करके बाहर करने की कोई संभावना नहीं है। हम लोग उसको मर्ज करते हैं। BPSC में ये परिपाटी है कि अगर कोई डबल पहले भी अगर कहीं किया हुआ है तो उस रजिस्ट्रेशन को हम लोग मर्ज करके एक लास्ट वाला हम लोग करते हैं। हम लोग अभ्यर्थी को जरूर मौका देते हैं और हम लोग उसको परीक्षा के पहले उसको छांटने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट भी इसीलिए उस समय नहीं जांचते हैं। हम लोग बेशक हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग उसको मेधा के आधार पर उसको छांटें या सेलेक्ट करें, और उसके बाद जब हम सेलेक्ट करते हैं मेधा के आधार पर, जो कि इस बार भी किया गया, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट देखते हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट सब सही है कि नहीं सही है, और उसमें अगर नहीं सही रहेगा तो उस समय फिर उसके आधार पर फिर तब छांटा जाएगा। दो चरण में छांटते हैं। एक तीसरा चरण भी होता है और वो है ज्वाइनिंग के बाद का, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय में आपको पता नहीं रहता है कि वो डॉक्यूमेंट जो दे रहा है उसको आप उसके फेस वैल्यू पर लेंगे, वो फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आ गया कि असली सही डॉक्यूमेंट है कि फर्जी है, ये तो आप उस समय तो अनुसंधान नहीं करने बैठेंगे ना, वो तो बाद में करने बैठ जाएंगे, उसमें समय भी लगेगा। वो सेकेंड स्टेप का फिर है, वो बाद में होगा। पहला फिल्टर जो होता है वो मेधा पर होता है, जो कि हम लोगों ने किया मार्क्स के बेसिस पर, ऑफकोर्स रिजर्वेशन कैटेगरी को भी। सेकेंड फिल्टर जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा, जो कि किया भी गया है। एंड थर्ड फिल्टरेशन जो होगा वो आफ्टर ज्वाइनिंग होगा, जो कि वृहद अनुसंधान के बेसिस पर होगा।
मतलब कि उसमें देखा जाएगा कि अगर मान ले वो अपना कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे किसी ने पूछा भी था कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर कोई सर्टिफिकेट, फॉर दैट मैटर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, वो सर्टिफिकेट हम तो उस दस्तावेज को देखेंगे, अभी इस स्टेज पर तो देखेंगे कि दस्तावेज सही है, ओरिजिनल लग रहा है, चलो ठीक है ये। लेकिन बाद में ज्वाइनिंग करने के बाद उसको भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी के पास में कि भाई आप बताओ कि ये सर्टिफिकेट आपने इशू किया कि नहीं किया है। और अगर उस समय भी पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाता भी है, कई मामले आते हैं। हम लोग भी जब सरकारी नौकरी जब प्रारंभ किए थे तो बाद में ही पुलिस वेरिफिकेशन आता है, थोड़ी पहले आएगा, वो सारा चीज़ तो बाद में आएगा, पता चलेगा कि क्या ये आदमी बहुत नक्सलाइट है या टेररिस्ट है या जो भी पता चलेगा बाद में पता चलेगा, उस समय नहीं पता चलता। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो फिल्ट्रेशन जो है ही, और हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि इस बार हम लोग जो डॉसियर जो भेजना शुरू कर चुके हैं आयोग में, वो हम लोग सॉफ्ट कॉपी भेजते हैं। सॉफ्ट कॉपी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उसका बायोमेट्रिक्स भी हम भेजते हैं। तो अगर कोई नौकरी पा लिया, और नौकरी तो पाते के समय में, जैसे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सही आदमी गया, वहाँ पर सब कुछ सही हुआ, लेकिन एक्चुअली नौकरी करने जाते समय तो कोई फर्जी आदमी जा सकता है। राम कुमार ने सारा प्रक्रिया सही तरीके से किया और नौकरी करने पहुंच गया श्याम कुमार, ये संभव है। इसीलिए डॉसियर भी जब हम लोग जब भेजते हैं तो वो हम लोग डिजिटल भेज रहे हैं, जिसमें कि हम ई साइन कर डिजिटली साइन करके भेजते हैं, और उसमें सॉफ्ट कॉपी में हम उसका बायोमेट्रिक्स भी भेजते हैं, ताकि जब नौकरी जब करने लगे तब देखा जाएगा कि भाई जो बायोमेट्रिक जिस पर की परीक्षा दिया, सारा कुछ हुआ जिस बायोमेट्रिक्स पर, क्या वही कैंडिडेट वहाँ पर पढ़ा रहा है या नहीं काम कर रहा है, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है। तो अब टेक्नोलॉजी चूँकि बढ़ गया और शरारती तत्व भी काफ़ी टेक सेवी हो गए हैं, तो हमें भी उनके हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने भी अपना ये सुधार किया हुआ है, इसलिए अब पुराने ज़माने की बात नहीं रही। सर एग्जाम का जो ये डेट जो है, जब पूछा किसी ने कि यहाँ ये हम लोग तो हमेशा संभावित ही कहेंगे, लेकिन हम लोग तो बेशक प्रयास करेंगे कि इसी तारीख पर रहे, इसी तारीख पर हम लोग इसी को फोकस करके ही हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक ही दिन में लेने की बात यह हुई कि पिछले बार हम लोगों ने भाषा की परीक्षा को दूसरे दिन लिया था। दूसरे दिन लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमारा पहला दिन जैसे जो था प्राइमरी का, हमें 2 शिफ्ट में करना पड़ा क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा थे। और इस बार भी वही होगा, इस बार भी वही अगर होगा, अगर कैंडिडेट हमारी एक विशिष्ट क्षमता के से ज़्यादा अगर नंबर्स में कैंडिडेट आ जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को निश्चित तौर पर 2 शिफ्ट करना पड़ेगा। और 2 शिफ्ट बड़ी खबर बिहार से, शिक्षक बहाली के दूसरे फेज का ऐलान हुआ है। कक्षा 6 से 8 के लिए 16,140 पद होंगे। आपको बता दें कि कक्षा 9 से 10 के लिए 18,877, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 18,577 पद, और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 5 नवंबर से फॉर्म अभ्यर्थी भर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है, और एक सिटिंग में 2.5 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, शिक्षक बहाली के दूसरे फेज का ऐलान किया गया है, और इस बार की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक बार फिर से बता देते हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए 16,140 पद होंगे, कक्षा 9 से 10 के लिए 18,877 पद, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 18,577 पद होंगे, और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थी 5 नवंबर से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर की है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।